हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के बायोलॉजी पार्ट चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने इसका लाइव सेशन लिया था, बट उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट थे जो कि ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इसीलिए मैंने इसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको बनाकर दे रहा हूँ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। मुझे लगता है टॉपिक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट को क्लासिफाई कैसे किया गया है, उसके वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है या कौन कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारे लेटेस्ट मतलब जो अब तक के जो सबसे आखिरी जो साइंटिस्ट रहे, अराउंड 1960 के बात है ये, रॉबर्ट विटेकर जी ने एक क्लासिफिकेशन का मॉडल तैयार किया जिसमें उन्होंने 5 किंगडम को कंसीडर किया। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमेलिया। इन 5 किंगडम को के आधार पर उन्होंने इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। और ये क्लासिफाई करना क्यों जरूरी था बेटा? क्योंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है कि किसी के लिए भी पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना संभव नहीं होता। तो उन्होंने अपनी इस स्टडी को, ताकि लोग बड़े आसानी से इसके बारे में स्टडी कर सके, इसीलिए उन्होंने ज़रूरी समझा और इस 5 किंगडम को उन्होंने क्लासिफाई किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। इस स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, हम इस प्लांटे को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक के नाम से आपको समझ में आ गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मोनेरा, प्रोटिस्टा ये आपको हायर स्टैंडर्ड में मिलेगा, बिकॉज अभी आप बहुत छोटे हो। जैसे आप ग्रेजुएशन में या मास्टर्स करने जाते हो, वहाँ पर आपको ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जैसे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको यहाँ पर एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन मिलेगा। वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है। 11th-12th में आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजी के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो आइए प्लांट के क्लासिफिकेशन को, जो कि रॉबर्ट विटेकर द्वारा क्लासिफाई किया गया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने नाम क्या दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से इस चार्ट को तैयार किया, इस क्लासिफिकेशन को तैयार किया। आइए इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। आज का ये जो सेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है, और तो और प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को तो समझ लो। तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट, तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मुझे लगता है आप लास्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, 8th स्टैंडर्ड से। यहाँ का अगर मैं वर्ड को ब्रेक करूं और इसका आपको अर्थ बताऊं तो ऐसा होगा। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यहां पर प्रो का मतलब होता है नॉट ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि आपको क्या समझ में आया? यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बच्चों। तो ये पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेन्स। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का ऑर्गन है ना बेटा। तो प्रोकैरियोटिक में ऑर्गन एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में वो न्यूक्लियस नाम का ऑर्गन प्रेजेंट है। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ये पहली क्राइटेरिया थी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो अगर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो उसे हम यूकैरियोटिक के क्लास में रखेंगे,
और जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसे हम प्रोकैरियोटिक के क्लास में रखेंगे। और आपको इस क्लास को नाम तो देना पड़ेगा। आप जैसे हर स्टैंडर्ड में जाते हैं 8th में 9th में, तो आपके क्लास का नाम होता है ना ए डिवीजन, बी डिवीजन। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस किंगडम का नाम दिया गया मोनेरा। तो मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास क्या नहीं होगा, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। एग्जाम्पल आप ले लो बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, आप एग्जाम्पल ले सकते हो बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरियाज आर कम्स अंडर द मोनेरा किंगडम। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा। एग्जाम्पल ई कोलाई, लास्ट टाइम बताया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। मुझसे अंश ने पूछा भी था सर व्हाट इज ई कोलाई। और अरे लैक्टोबैसिलस बेटा आपका, हमने भी हार्मफुल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था ना। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इनको मोनेरा के किंगडम में या मोनेरा के क्लास में कंसिडर किया जाता है या रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक की तरफ। यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, सेल तो है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है। तो फिर से जो सेल थे या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको फिर क्लासिफाई किया गया, किस आधार पर? उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। या तो वो यूनिसेल्युलर होगा या तो मल्टीसेल्युलर होगा। तो यूनिसेल्युलर में आया तो आपको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। जो प्रोकैरियोटिक में था उसको आपने मोनेरा नाम दिया, तो जो यूनिसेल्युलर आए उनको क्या नाम दिया गया? उनको प्रोटिस्टा बोला गया। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल आपने सुना है ना, अमीबा। अरे अमीबा सिंगल सेल बना होता है, एक ही सेल से उसका सारा काम होता है। एक ही सेल उसका रेस्पिरेशन करेगा, एक ही सेल उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सारा का सारा काम सिंगल सेल करता है, इसीलिए उसे हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। अमीबा है, पैरामोशियम है, हाँ पैरामोशियम है, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं, यूनिसेल्युलर में आते हैं। अच्छा, जब मल्टीसेल्युलर बने तो मल्टीसेल्युलर मतलब जहां पे एक से ज्यादा सेल होंगे, तो संभावना क्या है? या तो उनके पास सेल वॉल होगा या तो सेल वॉल नहीं होगा, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब एक तीसरा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया किस पर था? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज द न्यूक्लियस। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या तो यूनिसेल्युलर होगा या तो मल्टीसेल्युलर होगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? सेल वॉल। सेल वॉल भी एक तरीके का बेटा ऑर्गन्स ही होता है, वो भी एक तरीके का ऑर्गन होता है। तो या तो उसके अंदर सेल वॉल होगा और या तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा। अगर सेल वॉल नहीं हुआ तो उसे एनिमेलिया की क्राइटेरिया में कंसीडर किया गया या उस क्लास को एनिमेलिया किंगडम से बताया गया। आप इसके एग्जाम्पल को कॉपी कर लेना, मैं मिटा देता हूं, मुझे आगे और भी लिखना होगा। अच्छा, तो एनिमेलिया में आने वाले कौन कौन से थे? अरे सारे हो गए ना, मैमल्स, आपके वर्टिब्रेट्स, हाँ इनवर्टिब्रेट्स, और कौन से हो सकते हैं बोलो? रेप्टाइल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे इसमें आने लगे। क्रैब, फ्रॉग, सारे। अरे आप ह्यूमन बींग्स को भी कंसीडर कर लो ना यार, वी आर ऑल्सो द सोशल एनिमल, हम भी तो एक सामाजिक प्राणी हैं। तो इसे एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। ये हम और आप इसे 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। अब जो विथ सेल वॉल था बेटा, उसमें भी 2 क्राइटेरिया थी, या तो वो ऑटोट्रॉप्स होगा और या तो हेटेरोट्रॉप्स होगा। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल सारे ग्रीन प्लांट्स, यार उसके लिए भी एग्जाम्पल आपको चाहिए। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, अरे जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर प्लांट्स हैं,
सारे के सारे प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। पता है क्यों? अच्छा, हम इन्हें ग्रीन प्लांट क्यों कहते हैं? सारे के सारे ग्रीन प्लांट में क्यों होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वाले ग्रीन प्लांट ही क्यों होते हैं? उसका मेजर रीजन क्या है कि जो प्लांट ऑटोट्रॉप्स होता है ना बेटा, जो ग्रीन प्लांट्स होता है, इनके अंदर ना एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गन पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल प्लांट हैं जिनके लीफ या प्लांट वो ग्रीन नहीं होते, फिर भी उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट ही बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने में कार्यरत है या एक्टिव होता है। बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता किसी भी प्लांट में। यानी वो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहां पर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, यानी उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है। दूसरा है विथ सेल वॉल बट हेटेरोट्रॉपिक, फंजाई या फंगी आप इसे बोल सकते हो। हेटेरोट्रॉपिक्स क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रॉपिक्स जो जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो अपना खाना किसी दूसरे पर निर्भर करता है। उसका फूड वो है, वो कहीं दूसरे से आउटसोर्स करता है। एग्जाम्पल आप इसके क्या ले सकते हो? फंगाई के मशरूम ले लो, या ईस्ट आपने पढ़ा है यूजफुल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ईस्ट भी एक फंगी है जो कि दूसरों पर अपना खाना डिपेंड करता है। दूसरा मशरूम है, हाँ, मशरूम भी एग्जाम्पल है फंगी का। तो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको थोड़ा इस क्लासिफिकेशन को सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे रॉबर्ट विटेकर जी ने, जो कि बॉटनिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। इस 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। उसका क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या थी? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, उसके बाद कौन से ऑर्गन्स सेल में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उस आधार पर उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। अब हम आज का जो आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसे डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉप्स, दैट इज अ प्लांटे। तो चलिए अब आप आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्लांटे से। ओके स्टूडेंट, यहां पर अगला आपका टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पर क्राइटेरिया भी दिया गया है, क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। बट ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन। आप ऑर्गन के आधार पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को क्लासिफाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या सिमिलैरिटी है प्लांट सेल और एनिमल सेल में और क्या डिसिमिलैरिटी है, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और दूसरा, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल सेल कर पाता है नहीं। लेकिन प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गन की मदद से करता है? आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। मैंने भी आपको बताया क्लोरोप्लास्ट का प्लांट सेल में प्रेजेंस होना और एनिमल में एब्सेंस होना भी दर्शाता है कि कैसे प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग है। तो आइए अब क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, यानी किसी सेल में ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो किसी सेल में ऑर्गन एब्सेंट होगा, वो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। दूसरा क्राइटेरिया है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट में हम कैसे उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन था प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स पे था। ठीक है, दूसरा है कंडक्टिंग टिश्यू पे। अब ये कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है? आपने कंडक्टिंग के नाम से समझ में आ रहा होगा। कंडक्टिंग मतलब कंडेंस करना, अपने आप में कंडक्ट करना। जाइलम और फ्लोएम का तो नाम सुना ही होगा। ये 2 कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट के।
जहां पर जाइलम क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है प्लांट के रूट से लेके पूरा ऊपर तक। और फ्लोएम क्या करता है, फूड स्टोरेज करने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड सप्लाई बोल सकते हो या फूड स्टोरेज बोल सकते हो। और जाइलम वो है वाटर सप्लाई, फूड स्टोर और सप्लाई करने का काम। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जाइलम फ्लोएम क्या है, ये किस तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने आपको वो भी बता दिया है। ओके, सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स और नॉट। देखो किसी किसी प्लांट में सीड्स होता है, किस प्लांट में सीड्स नहीं होता है। मान लो किसी प्लांट में सीड हुआ तो वो सीड क्या उस फ्रूट में एनक्लोज होगा या एनक्लोज नहीं होगा। जैसे कि आपके सारे फ्रूट्स वाले जैसे एप्पल है, मैंगो है, इनके सीड्स कहाँ होते हैं, आपके फ्रूट के अंदर होते हैं, am I right? तो वो भी एक क्राइटेरिया इन लोगों ने कंसिडर किया। अच्छा, कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो कि एनक्लोज नहीं होते फ्रूट में, जैसे साइकस का प्लांट। जैसे आप गार्डन वगैरह में जाते हो, देखो ये कोकोनट ट्री की तरह बड़े बड़े होते हैं, आपको लगता है तो कोकोनट ट्री, बट उसमें कोकोनट नहीं होता, वो एक ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगाया जाता है। अगर गार्डन्स में कोकोनट ट्री लग गए तो जो लोग मॉर्निंग वॉक पे वॉक करने आते हैं, किसी के सर पे गिर गया तो काम तो उसका हो गया, तो वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लगाया जाता है, उसका गार्डन का ब्यूटी मेंटेन रखने के लिए। हालांकि वो साइकस क्लास में आते हैं, जिनके सीड्स तो होते हैं बट वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते हैं। जिस प्लांट के सीड्स फ्रूट में एनक्लोज होंगे उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो नहीं होंगे उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। वो हम आपको आने वाले मतलब अभी के सेशन में बताऊंगा। पहले ये स्लाइड आप लोग देख लो। ओके, नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन इन अ सीड। कॉटिलीडॉन का मतलब क्या होता है, हर एक सीड का आप देखो, हर सीड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स हैं। 1 कॉटिलीडॉन है, मतलब एक ही सीड है, आप उसे 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, और अगर तो वो मोनोकॉट होगा, और अगर 2 इक्वल पार्ट में सीड डिवाइड हो गया तो वो डाइकॉट होगा। ये भी मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो कॉटिलीडॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ सीड के अंदर जो कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलीडॉन का मतलब होता है उसको इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन क्लासिफिकेशन एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट। हायर लेवल ऑफ प्लांट जैसे ट्रीज हो गए, उन लोगों को कैसे क्लासिफाई किया है, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया रखा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट। देखिए, हर प्लांट जरूरी नहीं हो कि फ्लावर दे, हर प्लांट जरूरी नहीं हो कि फ्रूट्स ही प्रोड्यूस करे। कुछ प्लांट्स फ्रूट फ्लावर दोनों देते हैं, कुछ प्लांट सिर्फ फ्रूट देते हैं, कुछ प्लांट सिर्फ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया रखी गई थी कि इस आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन प्लांट को कर सकते हैं। अगेन सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट, जो भी हमने देखा। नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन इन अ सीड्स, तो कोई भी 4 क्राइटेरिया आपको 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो कौन सी क्राइटेरिया है प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। तो आप बोल दोगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, एंड इफ द सीड्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी एनक्लोज्ड इन फ्रूट और मे नॉट बी। देन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन प्रेजेंट इन अ सीड्स। तो ऐसे 5-6 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा आपको इजी और सिंपल लगता है, वही आप अपने एग्जाम में लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पर 1883 के अराउंड एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे इक्लेर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सब किंगडम के आधार पर प्लांट को फिर से क्लासिफाई किया। वो कौन से 2 सब किंगडम थे, एक था आपका क्रिप्टोगेम्स और दूसरा था फेनेरोगेम्स। उन्होंने 2 क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने प्लांट को फिर से 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। एक का नाम था क्रिप्टोगेम्स, दूसरे का नाम था फेनेरोगेम्स।
फेनरोगेम्स में आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई मीन नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स थे, उन्होंने फिर से उसको क्लासिफाई किया दो तरीकों से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या था? ये बेटा वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट और नॉट, इस आधार पर, इस क्राइटेरिया के आधार पर, इस क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने दो सब किंगडम की जो फेनरोगेम्स क्लास था उसको फर्दर क्लासिफाई किया जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नो का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, या तो सीड एनक्लोज नहीं होगा या तो सीड नेकेड होगा, और एंजियो स्पर्म का मतलब होता है सीड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। या तो सीड कवर्ड होगा, क्लोज्ड होगा, और या तो सीड नेकेड होगा। तो क्लोज सीड में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एंजियोस्पर्म के, सारे एप्पल हो गया, आपके मैंगो हो गया, जितने भी फ्रूट्स हो गए, हाँ, तो ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में आ गए क्योंकि इनके सीड्स कवर्ड थे। उन्होंने फिर से इसको क्लासिफाई किया नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन के आधार पर एंजियोस्पर्म को, फिर से दो क्राइटेरिया में इसको क्लासिफाई किया। एक को किया मोनोकॉट, दूसरे को किया डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट डाइकॉट के, अगर किसी भी सीड को हम दो इक्वल पार्ट में हाफ कर सके तो वो मेरा होगा डाइकॉट। डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। अगर हम सीड को दो इक्वल पार्ट में हाफ नहीं कर सके, यानी कि उसमें एक ही कॉटिलिडॉन है, तो उसे हम मोनोकॉट कहेंगे। और अगर उस सीड को दो इक्वल हाफ में हमने डिवाइड कर दिया तो उसे हम कहेंगे डाइकॉट। तो इसके मैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, ये सारा जो टॉपिक है मैं आपको अगले सेशन में जो भी आपके सिलेबस में है उस पर बेस्ड आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्लांट के को क्लासिफाई करने के लिए वो कौन कौन सी क्राइटेरिया थी और किस साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया है, किसे अपना आधार माना है। तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन, कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, वेदर द सीड्स आर एनक्लोज और नॉट, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, एनीवेज, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम मिलेंगे, इसके क्रिप्टोगैमे और फेनेरोगैमे के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट बी एट होम एंड डू योर सेल्फ स्टडी।